जो आज का टॉपिक जो हमारा है वो है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसका नाम है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। ठीक, हम जब बाइपोलरिटी की बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि बाइपोलरिटी को दो चैलेंज जो मिल रहे थे, एक नैम की सूरत में और दूसरा न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की सूरत में। हालांकि न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर असल में ये जो पॉलिसी थी या ये जो कोशिश थी, ये नैम कंट्रीज की ही कोशिश थी। तो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर क्या चीज है, उस पर हम बात करेंगे आज। देखिए, हमें मालूम है कि जो नैम कंट्रीज थी, अक्सर ये वो कंट्रीज थी जो यूरोपियन पावर्स की कॉलोनी रह चुकी थी। इस वजह से उनकी इकोनॉमिक जो कंडीशन थी वो बहुत ही ज्यादा खस्ता थी, बहुत खस्ता हालत में थी। इकोनॉमिक कंडीशन उनकी बहुत खराब थी। ठीक, इस वजह से ज्यादातर जो नॉन अलाइन कंट्रीज थी या जिनको हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज भी कहते थे, उनमें ज्यादातर कंट्रीज ऐसी थी जिनको कैटेगराइज किया जाता था एज लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। मतलब यह है कि उनमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत कम थी, इसलिए उनको नाम दिया गया था लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। और उनके लिए जो चैलेंज था, वो चैलेंज क्या था कि डेवलपमेंट, उनको तरक्की की दौड़ में जो है आगे जाना था। उनकी जो डेवलपमेंट का जो मसला था वो उसमें बहुत पीछे थे, इसलिए उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था ये जो वो फेस कर रहे थे उस वक्त, ये था कि उन्हें अपने मुल्क में को डेवलप करना था, उन्हें डेवलपमेंट लानी थी, तरक्की की राह पे जो है गामजन होना था। तो इसलिए ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक तो इस वजह से, और दूसरी वजह ये भी थी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के लिए इस वजह से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उन्होंने एक थर्ड ऑप्शन लिया था, इंडिपेंडेंट व्यू का ऑप्शन लिया था। जैसे हमने पढ़ा नॉन अलाइनमेंट में कि नॉन अलाइनमेंट इस वजह से भी उन कंट्रीज ने इख्तियार की थी कि वो चाहते थे कि वर्ल्ड अफेयर्स में वो इंडिपेंडेंट रहें, वो किसी के इन्फ्लुएंस में, वो किसी पावर के इन्फ्लुएंस में ना आ जाए। तो इसका मतलब ये था कि उनकी आजादी को बरकरार रखने के लिए भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जरूरत थी। क्यों? क्योंकि अगर वहां पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऐसी डेवलपमेंट जिसको वो बरकरार ना रख सकें, अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर ऐसी कंट्री के लिए सही मानों में आजाद रहना मुश्किल था, क्योंकि ये फिर डिपेंडेंट हो जाते किन पे? अमीर मुल्कों पे। जो अमीर मुल्क थे, और अमीर मुल्कों में अक्सर वही मुल्क थे जिन मुल्कों ने उन्हें पहले अपनी कॉलोनी बनाया हुआ था। तो जो उन्हें आजादी हासिल हुई थी, उस आजादी को प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरी था कि वो इकोनॉमिकली डेवलप हो जाए, वो अपने मुल्क में इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाएं, वहां पे जो है पॉवर्टी है, गुर्बत को खत्म करें, इलिटरेसी को खत्म करें। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो फिर वो उन्हीं मुल्कों के गुलाम बन जाते। अगर वो डायरेक्टली गुलाम नहीं बन जाते थे, फिर भी वो उन पे जब डिपेंडेंट हो जाते, उनसे मांगने के लिए मजबूर हो जाते, तो जाहिर सी बात है उनकी जो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस है वो गिरवी हो जाती। वो असल में वाकई में इंडिपेंडेंस नहीं होती, वो उन पे डिपेंडेंट हो जाते फिर से। और ये वही मुल्क थे, ज्यादातर वही अमीर मुल्क थे जिन अमीर मुल्कों से उन्होंने बड़ी मेहनत से और बड़ी कुर्बानियां दे के आजादी हासिल की थी। इसलिए अपनी पॉलिटिकल फ्रीडम को बरकरार रखने के लिए जरूरी था कि वो अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को संवारे। ठीक है, तो ये असल में, ये जो सारी जो चीजें थी, यही असल में आइडिया था किसके पीछे, द आइडिया ऑफ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर ओरिजिनेटेड विद दिस रियलाइजेशन। ये असल में जो हकीकत थी, ये असल में इस नियो के पीछे जो है, ये असल में जज्बा था कि अगर हमें अपनी पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस को बरकरार रखना है तो हमें अपने मुल्क को इकोनॉमिकली डेवलप करना है। और यही एक वजह थी कि जिस वजह से उन्होंने ब्लॉक पॉलिटिक्स का हिस्सा न बन के पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट को इख्तियार किया था। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा आपसे कि अगर वो ब्लॉक पॉलिटिक्स का हिस्सा बन जाते तो फिर उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है धरी की धरी रह जाती, उनके रिसोर्सेज सिर्फ उसी जंग के में लग जाते, वो सिर्फ वेपन्स बनाने में लग जाते, तो उनका जो असल मसला था वो वहीं का वहीं रह जाता। तो नियो क्या था? इट कॉन्स्टिट्यूटेड अ फ्रेमवर्क टू रीस्ट्रक्चर एग्जिस्टिंग बायस्ड इकोनॉमिक सिस्टम। मैंने यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल किया है बायस्ड economic system for the benefit of whole world in general and least developed countries in particular। तो असल में ये जो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर क्या था, असल में ये चाहते थे कि जो ये इकोनॉमिक सिस्टम का ये ढांचा जो है, फ्रेमवर्क जो है, इसको रीस्ट्रक्चर, इसको नए से तरतीब दिया जाए। क्योंकि जो उस वक्त इकोनॉमिक सिस्टम था, वो इकोनॉमिक सिस्टम जैसे उस वक्त जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस थे, आईएमएफ की सूरत में थे या वर्ल्ड बैंक की सूरत में थे या ब्रेटन वुड्स सिस्टम है जो फिर बाद में डब्ल्यूटीओ ने उसको 1994 में रिप्लेस किया,
ये जो सारे इकोनॉमिक सिस्टम्स थे, उसमें जो बड़े-बड़े जो ठेकेदार थे, मैं यहाँ पे लफ्ज़ इसलिए ठेकेदार का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ताकि टू मेक दिस थिंग सिंपल। मतलब ये है कि वहाँ पे जो उसको इन इंस्टीट्यूशंस को जो कंट्रोल किया हुआ था, कंट्रोल किस हिसाब से? जो डिसीजंस ये इंस्टीट्यूशंस लेते थे, उन डिसीजंस पे जो पावर ज़्यादा था, वो असल में वही जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थे, वेस्टर्न कंट्रीज़ जिसको हम कहते हैं। कभी-कभी इनको हम इकोनॉमिक दुनिया जो 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो गया था, एक अमीर मुल्क और दूसरा गरीब मुल्क, उसको एक सिंबॉलिकली नॉर्थ और साउथ से भी सिंबलाइज़ किया जाता है। कभी-कभी आप सुनेंगे जब आप ग्रेजुएशन के आगे जब जाएँगे तो आप सुनेंगे नॉर्थ साउथ डायलॉग या नॉर्थ एंड साउथ जो है डिस्पैरिटी, ये आप नाम सुनेंगे। तो यहाँ पे जियोग्राफिकल नॉर्थ का मतलब नहीं है वहाँ पे। वहाँ पे असल में नॉर्थ को सिंबलाइज़ किया गया है कि चूँकि ज़्यादातर दुनिया में जो अमीर मुल्क हैं वो ज़्यादातर नॉर्थ में रहते हैं। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स इज़ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यूरोप पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जियोग्राफिकल नॉर्थ है, क्योंकि जापान जो है वो नॉर्थ में नहीं है। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड, वो नॉर्थ में नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम असल में नॉर्थ, ये चूँकि मैक्सिमम जो कंट्रीज़ नॉर्थ में वो जो रिच कंट्रीज़ हैं, इसलिए नॉर्थ का मतलब यहाँ पे डेवलप्ड कंट्री। तो यहाँ पे जो मैं कह रहा हूँ कि ये जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस थे, इस पे जो कंट्रोल था वो इन्हीं डेवलप्ड कंट्रीज़ का कंट्रोल था। वहाँ का जो सिस्टम है, वहाँ का जो स्ट्रक्चर है, वहाँ के जो डिसीजंस जो लिए जाते थे इन आईएमएफ वर्ल्ड वगैरह में, उस पे ज़्यादा असर जो था, ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो था, वो इन्हीं रिच कंट्रीज़ का इन्फ्लुएंस था। तो इस वजह से जो उन अगर आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक कोई एड देता है इन गरीब मुल्कों को, तो उस एड के साथ इतनी स्ट्रिक्ट कंडीशंस होती हैं, जिससे इन मुल्कों को अपनी पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस या अपनी सॉवरेनिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। इन्हें बहुत सारी चीजें वहां पे उनको मतलब बहुत सारी चीजों में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। जैसे उन्हें अगर एड दिया जाता है तो उसके साथ ये कंडीशन होती है कि डेवलप्ड कंट्रीज की जो कंपनीज हैं उनके लिए अपने मुल्क के मार्केट्स खोलो, उनको वहां आने दो। उससे ये होता है कि जब बाहर की कंपनीज यहाँ पे आएंगी, जाहिर सी बात है वो टेक्नोलॉजी में वो आगे होती हैं। तो फिर यहाँ पे जब कंपटीशन उन कंपनीज जो बाहर की कंपनीज और यहाँ की जो नेटिव कंपनीज हैं, देसी कंपनीज हैं, उनमें जब कंपटीशन लग जाता है तो उसमें देसी कंपनीज उस कंपटीशन में जो है वो टिक नहीं पाते हैं। तो उससे ये होता है कि ये जो फॉरेन कंपनीज हैं, ये जो डेवलप्ड कंट्रीज की कंपनीज हैं, ये हमारे मार्केट्स पे कब्जा कर लेते हैं। ठीक, फिर ये मार्केट्स पे ही कब्जा नहीं करते हैं, फिर ये गवर्नमेंट पे भी मतलब इनडायरेक्टली गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं उस पे भी ये असरअंदाज हो जाते हैं। और इस ये जो फिनोमिना है, इसको हम आज के दौर में कहते हैं नियो कॉलोनियलिज्म। मतलब ये जो बाहर के मुल्क हैं, ये आप डायरेक्टली यहाँ पे फौजें नहीं उतारते हैं, लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट की पॉलिसीज वगैरह उस पे वो अपनी कंपनीज के जरिए से, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन के जरिए से उस पे कंट्रोल कर लेते हैं। तो ये जो नियो था, ये असल में यही था कि इस पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को, जिसमें कि ये इकोनॉमिक सिस्टम किन के इंटरेस्ट्स को सर्व कर रहा है, अमीरों की जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके इंटरेस्ट्स को सर्व कर रहा है, उनकी कंपनीज के इंटरेस्ट्स को सर्व कर रहा है। तो इसीलिए ये कोशिश थी नैम कंट्रीज की कि इस पूरे इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम को रिप्लेस किया जाए, इसको नए से तरतीब दिया जाए और इस तरह से तरतीब दिया जाए जिससे कि ये इकोनॉमिक सिस्टम हर एक के जो है फायदे का, बेनिफिट का काम करे, वर्ल्ड इन जनरल और खास तौर पर जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके फायदे का, मतलब उन उसमें उनका भी फायदा देखा जाए। मतलब ये है कि असल में ये चाह रहे थे कि इस इकोनॉमिक सिस्टम को डेमोक्रेटाइज किया जाए, जिसमें हर एक की से हो, जिसमें अमीर जो रिच कंट्रीज हैं या जो पुअर कंट्रीज हैं, हर एक का डिसीजन मेकिंग जो है, मतलब पार्टिसिपेशन, इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए। या हम कहेंगे कि इक्विटेबल, इक्विटेबल इसलिए कि ज्यादा ख्याल गरीब कंट्रीज का ही होना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी कहा है कि इन गरीब कंट्रीज की गुर्बत की जो उसके जो जिम्मेदार थे, उसमें बहुत सारा रोल जो था इन्हीं डेवलप्ड कंट्रीज का रोल था, क्योंकि इन्होंने सैकड़ों सालों से इन गरीब कंट्रीज की जो रिसोर्सेज हैं उनको जो है उनको छीना था उनसे, या हम कहेंगे कि उस पर जो है शबखून मारा था, या हम कहेंगे कि जो यहाँ से रिसोर्सेज निकाल के, जिसको हम कहते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ, ये ड्रेन ऑफ वेल्थ किया था और अपने मुल्कों को डेवलप किया था। इसलिए इस वजह से उन पे भी इस चीज की जिम्मेदारी आयद होती थी। तो इसके लिए नैम कंट्रीज ने बहुत सारे सेशंस जो किए हैं उसमें उन्होंने इस चीज पे जोर दिया। इस वजह से फिर यूनाइटेड नेशंस जो है, यूनाइटेड नेशंस की एक ये थी जो कॉन्फ्रेंस, जिसको हम अंकटाड बोलते हैं, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, उन्होंने इस सिस्टम को एनालाइज किया, इसको स्टडी किया, और उसके बाद उन्होंने इस पूरे इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम को
जो है उसमें बेहतरी लाने के लिए उन्होंने सजेशंस कुछ दी, जिनको हम कहते हैं रिफॉर्म्स ऑफ द ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम। ये यूनाइटेड नेशंस की जो ये कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, उन्होंने कुछ प्रपोजल्स दिए इस हवाले से। जब उन्होंने देखा पूरा ये जो इकोनॉमिक सिस्टम है जो कि इनइक्वलिटी पे बेस्ड है, इसलिए इस इनइक्वल इकोनॉमिक सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए, उसमें बेहतरी लाने के लिए उन्होंने कुछ प्रपोजल्स दिए। इन प्रपोजल्स ये किस हेडिंग के तहत दिए? रिफॉर्म्स ऑफ द ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम। दीज वर प्रपोज्ड बाय अंक्टाड, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, और इस 1972 में ये प्रपोजल दिए गए थे। तो ये इसमें नियो में जो है फोकस इन्हीं, ये हम कहेंगे कि ये समराइज कर रहा है कि क्या क्या उस इकोनॉमिक सिस्टम में, क्या क्या इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम, उस दौर का जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसमें क्या क्या कमजोरियां थी, और उन कमजोरियों को किस तरह से मतलब रिप्लेस किया जा सकता है। तो वो सजेशंस यहाँ पे वो मेंशन्ड है, और यही असल में नियो की मतलब इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स इसमें नियो में है, वो ये जो चार यहाँ पे पॉइंट्स जो है मेंशन, ये चार प्रपोजल्स मेंशन किए गए हैं, ये असल में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, और इन पे आपको फोकस करना पड़ेगा। नंबर वन क्या है? टू गिव द LDCs मींस लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज अ कंट्रोल ओवर देयर नेचुरल रिसोर्सेज। देखिए, उस दौर का इकोनॉमिक सिस्टम ये था, क्योंकि जो ये अफ्रीका में या एशिया में ये जो गरीब मुल्क थे, इनके पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा थे, मिनरल्स बहुत ज्यादा थे, लेकिन उन मिनरल्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो इससे क्या होता था, ये क्या करते थे, ये रॉ मटेरियल ही जो है वो बेचते थे किनको? इन डेवलप्ड कंट्रीज को। वो वहाँ की अपनी कंपनीज यहाँ पे ला के जो है वो यहाँ पे ये एक्सप्लॉइट करते थे। मतलब वो समझ लीजिए कि ये रॉ मटेरियल वो खरीदते थे किन से? इन लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज से। ठीक है, इसका मतलब है एक हिसाब से वो यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को उसमें इनकी कमजोरी की वजह से, ये जो गरीब मुल्क थे ये कमजोर थे टेक्नोलॉजिकली, तो वो एक्सप्लॉइट कर रहे थे। तो इसका मतलब है कि फिनिश्ड प्रोडक्ट वो लेते थे, वो वहां पे उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट में फिर उसको इस रॉ मटेरियल को फिर फिनिश्ड फॉर्म में हमें ही बेचते थे, इन्हीं मुल्कों को बेचते थे। ठीक है, इसलिए इस चीज को, ये जो ज्यादती हो रही थी इन लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के साथ, तो यूनाइटेड नेशंस की जो कॉन्फ्रेंस, उन्होंने प्रपोजल क्या दिया कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को हक मिलना चाहिए कि वो अपनी नेचुरल रिसोर्स पे उनका कंट्रोल हो। मतलब यह है कि उनको टेक्नोलॉजी दी जाए ताकि खुद वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर सकें, और उसमें यह है ज्यादा उनको मुनाफा हासिल हो। So this was the first point, that to give the least developed countries a control over their natural resources, uh, which were earlier exploited by the developed Western countries. This was point number one. Number second इसमें क्या था? देखिए, वेस्टर्न कंट्रीज क्या करते थे, जब इन गरीब मुल्कों को डेवलपमेंट के लिए लोन्स की जरूरत पड़ती थी, तो ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस थे, इनको इनकी तरफ जो है प्रोसीड करते थे, इनसे मदद मांगते थे। मींस वर्ल्ड बैंक है या IMF है, लेकिन एड तो वो देते थे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, लेकिन उसके साथ कंडीशंस क्या रखते थे कि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनकी कंपनीज को एक्सेस दे दो, उनको अपने मार्केट में एक्सेस दे दो, उनके लिए बॉर्डर्स खोलो। अच्छा, ये तो एक साइड, तो ये मजबूर हो जाते थे, ये एक्सेस देते थे। लेकिन जब ये खुद, ये जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, ये अपना रॉ मटेरियल, जिनके पास रॉ मटेरियल वगैरह होता था, या कोई इनका जो कोई प्रोडक्ट है, खासतौर पर अक्सर ये जो एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज, ये एग्रीकल्चरल कंट्रीज थी, इसलिए अगर वो अपना एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इन वेस्टर्न कंट्रीज के मार्केट में बेचना चाहते थे, तो वहां पे ये इनका जो रवैया होता था वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता था। जब ये वहां पे बेचते अपना प्रोडक्ट, तो वेस्टर्न कंट्रीज क्या करते थे, उस पर टैक्स आयद करते थे। टैक्स, इसको हम टैरिफ बोलते हैं। जब इंटरनेशनल, जब जो है एक मुल्क से दूसरे मुल्क कोई प्रोडक्ट जाता है, तो उस पर जो बॉर्डर क्रॉस करने के बाद जो टैक्स लगता है, उसको हम टैरिफ बोलते हैं। ठीक, तो उस पर टैरिफ लगाया जाता था। उससे क्या होता था, अगर ये डेवलप्ड, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज वहां पे, मिसाल के तौर पर अगर हम एक किसी रॉ मटेरियल अनाज की बात करें, मिसाल के तौर पर अगर ये वहां उसको बेचना चाहते 20 रुपए में, ठीक है, तो जब उस पर टैक्स लग जाता था, तो वो 20 में बेचने के बजाय उन्हें 30 रुपए में बेचना पड़ता था। उससे ये होता कि जो वहां उनके जो है किसान थे, उस डेवलप्ड कंट्रीज के किसान थे, वो अगर 25 रुपए में ही अनाज बेच सकते थे। ठीक, क्योंकि उन पे तो अपनी गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाती थी। तो असल में वो क्या करते थे,
कि इसलिए टैक्स लगाते थे इन पुअर कंट्रीज के किसानों पे, ताकि वो वहां पे नहीं बेच पाए अपना प्रोडक्ट। वो अपने किसानों को प्रोटेक्ट करते थे कि वो 25 रुपीज में बेचेंगे। अब अगर वो ये डेवलप्ड कंट्रीज यहाँ के किसानों के प्रोडक्ट प्रोड्यूस पे, रॉ मटेरियल पे टैक्स नहीं लगाते, तो ये वहां पे 20 रुपए में बेचते। तो वहां के जो अपने किसान थे वो 25 रुपए में बेचते, तो वहां पे बिकता, यहाँ के किसानों की जो है चीजें वहां पे बिक सकती थी। इसलिए वो अपने मतलब इस टैक्स के जरिए से, ये एक टेक्निक होती है, इस टैक्स लगाने के जरिए से वो अपने मार्केट्स क्लोज कर रहे थे। यहाँ के जो ये एलडीसीज के जो किसान थे, जो ये चाहते थे कि अपनी इन रॉ मटेरियल को इन इन वेस्टर्न कंट्रीज के मार्केट्स में बेचना चाहते थे, लेकिन ये टैक्स लगा के क्या कर रहे थे, उनको वहां पे बेच जो है वो बेचने में जो है परेशानियां उनके लिए पैदा कर रहे थे। उससे ये होता था कि खुद तो उनकी चीजें यहाँ पे बिकती थी, लेकिन हम वहां उनके मुल्कों में अपनी चीजें नहीं बेच सकते थे। टैक्स की वजह से टैक्स ज्यादा लागू हो जाता था। तो इसलिए इस चीज को सुधारने के लिए भी ये जो प्रपोजल दिया गया कि obtain access to western markets so that least developed countries could sell their products। ठीक है, एक्सेस इस वजह से कि टैक्स इतना ज्यादा ना लगाएं, वो भी आपके मार्केट में अपनी चीजें बेचना चाहते हैं, जिस तरह से आप उनके मार्केट में अपनी चीजें बेचते हो। आप तो इन इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस का जो है सपोर्ट लेके इनको मजबूर करते हो अपने मार्केट्स खोलने पे, यहाँ के मार्केट्स खोलने पे इनको मजबूर करते हो कि टैक्स ये ना लगा सकें उतना। लेकिन जब खुद ये वहां जाते हैं तो आप उनको टैक्स लगाते हो। ये एक ट्रेंड होती है, इसको हम कहते हैं इकोनॉमिक टर्म्स में, इसको प्रोटेक्शनिज्म कहते हैं। इसको हम प्रोटेक्शनिज्म कहते हैं। तो इस प्रोटेक्शनिज्म को खत्म करने पे जोर दिया गया कि ताकि ये एलडीसीज भी अपने प्रोडक्ट्स को उन वेस्टर्न कंट्रीज के मार्केट्स में बेच सकें। उससे क्या होगा, ये जो बिजनेस है, इट विल मेक ट्रेड मोर बेनिफिशियल फॉर द पोरर कंट्रीज, ताकि इनको भी फायदा मिल जाए। तो थर्ड सजेशन क्या थी, क्या तजवीज थी? थर्ड जो सजेशन थी वो थी टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज। ये एक और जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि ये जो, जैसे मैंने पहले कहा कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसलिए मजबूर होते थे ये वेस्टर्न कंट्रीज से टेक्नोलॉजी हासिल करने पर मजबूर होते थे। लेकिन ये वेस्टर्न कंट्रीज क्या करते थे, ये टेक्नोलॉजी इनको ऊंचे दामों में बेचते थे। ठीक, उससे ये होता था कि इनकी जो डेवलपमेंट जो रेस थी, पेस थी, वो कम हो जाती थी, क्योंकि इनके पास तो पैसे उतने नहीं थे। तो इसलिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो है वो स्लो था। तो इसलिए भी जोर दिया गया कि वेस्टर्न कंट्रीज जब इन गरीब मुल्कों को टेक्नोलॉजी बेचती है तो कम दामों पे बेचा करें, ताकि ये भी डेवलप हो सके, ताकि ये जो रिच पुअर गैप है, ये जो नॉर्थ और साउथ में गैप है, ये जो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में जो ये गैप है, उसको कम किया जाए। इसलिए टेक्नोलॉजी की कॉस्ट जो है वो कम की जाए। उससे ये होगा कि ये गरीब मुल्क भी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की राह पे जो है वो, इनकी भी पेस बढ़ जाएगी, इनकी स्पीड जो है, डेवलपमेंट स्पीड जो है वो बेहतर हो जाएगी। और इसी तरह से लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो ये था कि टू प्रोवाइड द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज with a greater role in international economic institutions। अब इन इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही है, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और डब्ल्यूटीओ की बात हो रही है कि ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिन पे की कब्जा जमाए हुए ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इसको भी डेमोक्रेटाइज किया जाए, इनमें बराबर का रोल जो है, इन लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को भी बराबर का रोल मिलना चाहिए उसमें, ताकि जो डिसीजंस इन इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस की तरफ से जो इनके डिसीजंस जो आएंगे, उन डिसीजंस में सिर्फ जो ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके ही इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा, बल्कि डेमोक्रेटिकली तमाम मुल्कों के जो है इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। डेमोक्रेटिक डिसीजंस होंगे, जिससे इक्वल या हम कहेंगे कि इक्विटेबल डेवलपमेंट हो जाएगी। जो ये गरीब मुल्क है उनमें भी डेवलपमेंट आ जाएगी। इन इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस में डिसीजंस ऐसे बनेंगे जिससे सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज के इंटरेस्ट्स को ही प्रमोट नहीं किया जाएगा, बल्कि ये जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं जिनके इंटरेस्ट्स को प्रमोट करने का जो है वो उनकी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इस वजह से भी जरूरत है कि ये इन्हीं डेवलप्ड कंट्रीज ने इन लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज की इकोनॉमी को खत्म किया था, बिकॉज ऑफ मेकिंग देम कॉलोनीज। ठीक है, अब जब ये इन्होंने जो है सैकड़ों सालों से इनको लूटा है,
तो अब उस जो है लूट मार के लिए अब एक जो है वो आप कहेंगे कि माफी का एक मौका मिल रहा है, या उनको उस हम कहेंगे कि एक जिसको जिस तरह से हम तौबा कहते हैं, एक तौबा की जो है वो एक मौका मिल रहा है कि इनको वेस्टर्न कंट्रीज को, तो वो मिलना चाहिए कि इनको लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज जो थी उनको जो इतना नुकसान हुआ है, तो उस नुकसान की भरपाई का अब मौका है। इसलिए ये जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, या तो इनको रिप्लेस किया जाए बेहतर इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन से जो कि डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक जो है वो उनका सिस्टम जो होना चाहिए वो डेमोक्रेटिक सिस्टम होना चाहिए, या इन्हीं इंस्टीट्यूशंस को डेमोक्रेटाइज किया जाए जिसमें सबको बराबर रोल हो इन डिसीजन मेकिंग, इन पॉलिसी मेकिंग। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट तजावीज थी इस न्यू न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक जो है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर के हवाले से। तो उसमें जो लास्ट पॉइंट जो हमने यहाँ पे लिखा है कि जो नैम जो है वो पहले जो नैम का जो पहला मकसद था वो ये था कि वो ब्लॉक पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहते थे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि डेवलपमेंट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट इशू उनके हवाले था, एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज था उनके लिए, इसलिए फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि नैम के जो एजेंडा था वो आहिस्ता आहिस्ता किस तरफ ज्यादा वो डाइवर्ट हो गया, टिल्ट हो गया, इन्हीं इकोनॉमिक इशूज जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। फिर जब नैम के सेशंस होते थे वहां पे इकोनॉमिक इश्यूज पे ज्यादा बात होती थी, और इसी हवाले से ज्यादा जो उनके जो कंसर्न्स होते थे, मीटिंग का एजेंडा जो होता है, that was more concerned with these economic institutions, and that was more concerned with the establishment of new international economic order। ठीक है, लेकिन और इस वजह से ये भी कहा जाता है कि नैम जो है 1970s में जो है वो ऐसा बन गया था जिसको हम कहते थे इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप। वो ज्यादातर जो है इकोनॉमिक इश्यूज के हवाले से एक प्रेशर ग्रुप बन गया था। प्रेशर ग्रुप मीन्स कि जब आप किसी चीज पे जो है वो प्रेशराइज करते हो, ठीक है, क्योंकि ये इकोनॉमिक इश्यूज पे ही प्रेशराइज कर रहे थे और इन डेवलप्ड कंट्रीज को, इसलिए इसको इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप भी कहा जाता था। तो दिस वाज ऑल अबाउट न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। ठीक है।